हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने संस्कृत में एक नया चैप्टर लिंग के बारे में आपको बताऊंगी कि संस्कृत में लिंग का क्या प्रयोग होता है, लिंग कैसे और कितने होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम संस्कृत में पुल्लिंग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग को ठीक इसी तरीके से लिखते हैं और नपुंसकलिंग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं नपुंसकलिंग। देखो यहाँ पे अभी तक बच्चों आपने हिंदी में 2 ही लिंग के बारे में पढ़ा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग भी होता है। हमारा यहाँ पे संस्कृत में कौन सा लिंग जुड़ गया है? नपुंसकलिंग। अब इन लिंगों को हम संस्कृत में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है पुल्लिंग। पुल्लिंग को हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे कि जिस शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अक्सर आपने देखा है कि अगर हम किसी आदमी के बारे में, यहाँ पर देखो हमने लिखा भी है पुरुष जाति का, जो पुरुष जाति से रिलेटेड होता है उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है? पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राम, आदमी, शेर आदि, जैसे कुछ भी होता है जो पुरुष जाति को बोध कराता है वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। और संस्कृत में पुल्लिंग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो संस्कृत में एक बहुत इजी तरीका है पुल्लिंग को पहचानने का कि संस्कृत में विसर्ग लगाने से पुल्लिंग शब्द की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर हमने, अगर हम इसे अश्वः, देखो अश्वः हम संस्कृत में पढ़ते हैं अश्वः, विसर्ग लगाने से अश्व है। अगर हम इसे हिंदी में पुल्लिंग का शब्द यूज होगा तो हिंदी में हम बोलेंगे अश्व। ठीक उसी प्रकार गजः, सिंह, बिडालः, बिडाल को हम बिल्ली बोलते हैं, और बानरः, बालकः और नरः आदि, जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अगर यही शब्द हम हिंदी में जानना होता है, अगर हमें हिंदी में पहचानना होता है, अगर ये शब्द किस तरीके से पुल्लिंग होते तो ये होता अश्व, गज, सिंह, बिडाल, बानर, बालक और नर। और इसी को हम संस्कृत में बोलेंगे अश्वः, गजः, सिंह, बिडालः आदि। ठीक, अब उसी प्रकार हमारा आता है स्त्रीलिंग। देखो स्त्रीलिंग है जिस शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने बोला था जहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है वो पुल्लिंग कहलाता है, और यहाँ पे स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो ये क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे गाय, औरत, शेरनी आदि। अब संस्कृत में हम लोगों को स्त्रीलिंग पहचानना होता है, हम बोलते हैं स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है। देखो स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे आ की मात्रा या फिर ई की मात्रा होती है। अगर हमें कभी भी ऐसा होता है कि हमें स्त्रीलिंग पहचानना है और हमें उसको आ की मात्रा और ई की मात्रा से हम उसको पहचानते हैं, जैसे कक्षा, बालिका, शिखा, वाटिका, लता, चटका। देखो चटका को संस्कृत में चटका होता है और सिंधी में चिड़िया कहते हैं। अध्यापिका, सरस्वती, बड़ी की मात्रा है, कावेरी, रोहिणी, चीनी और हल्दी आदि। ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग होता है और इसको पहचानना बहुत आसान होता है। जिसमें आ की मात्रा और ई की मात्रा का बोध होता है वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। संस्कृत में हम पुल्लिंग को विसर्ग से पहचानते हैं। जिन शब्दों के पीछे विसर्ग लगा रहता है वो हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में आ और ई की मात्रा होती है वो हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखो हिंदी में आपने सेम ही पढ़ा है, संस्कृत में इस संस्कृत को जुड़ने से हमारा संस्कृत में एक नया लिंग जुड़ जाता है, नपुंसकलिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नपुंसकलिंग। अब इस नपुंसकलिंग में क्या होता है? जिन शब्दों में पुरुष या स्त्री का भेद नहीं होता। जैसे हमें कोई शब्द होता है ऐसा जिसमें हमें नहीं पता कि ये पुरुष जाति को बोध करता है या स्त्री जाति का बोध कराता है, तो वो क्या है? उनका भेद नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द प्राय निर्जीव होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है। ठीक है, वो कहलाते हैं। जैसे निर्जीव है, फल है, स्थान है या अंग से संबंधित होते हैं। कोई भी ऐसे शब्द जो होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है फल, पुस्तक,
भवन आदि। अब हमारा कोई भी जो निर्जीव है, निर्जीव चीज है जिसे हमें पहचानना है कि ये पुस्तक है, कि इसमें ये हमारा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो ये हमारे को वो बोध कराता है कि ये हमारा नपुंसक लिंग कहलाता है। और इसमें हमारा ये फल और पुस्तक और भवन आदि हमारा क्या कहलाता है, नपुंसक लिंग कहलाता है। देखो नपुंसक लिंग में जिन शब्दों के पीछे हलंत लगा होता है, ठीक है, नपुंसक लिंग में जिन शब्दों के पीछे हलंत लगा होता है, एक्चुअल संस्कृत में जो हमें इनको पहचानना होता है, तो जिन शब्दों के पीछे हलंत का यूज होता है वो हमें हमारे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चक्रम, पहिया, चक्रम को क्या बोलते हैं, पहिया बोलते हैं। वनम, जंगल। फलम, फल। आम्र, आम। पुष्पम, फूल आदि। देखो यहाँ पर मौ के नीचे हलंत, मौ के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारी संस्कृत में नपुंसक लिंग की पहचान होती है। ठीक है, अभी आपको तीनों चीज समझ में आया है। पुल्लिंग में जहाँ पर संस्कृत में विसर्ग शब्दों का यूज होता है, विसर्ग का साइन लगा होता है, वो हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग में आ और ई की मात्रा से हमारा स्त्रीलिंग की पहचान होती है। और नपुंसक लिंग में हमारी जहाँ पर संस्कृत में हलंत लगा होता है, मौ के पीछे हलंत लगा रहता है, मौ का यूज होता है, मौ के साथ हलंत का यूज होता है, वो हमारे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो लिंग का चैप्टर था ये यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि संस्कृत में हमारे सिर्फ 3 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब इसके आगे के चैप्टर के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। अभी के लिए थैंक यू।